गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए। हम अब तक आपके सिलेबस में से 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें गैमेटोजेनेसिस में हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा था oogenesis, दोनों गैमेट्स के बन जाने के बाद। अब तीसरा जो चैप्टर आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, उसका नाम है फर्टिलाइजेशन निषेचन। इसको पढ़ाने से हुई है, जिसमें है एनाटॉमी ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। दूसरी स्लाइड है एनाटॉमी ऑफ ओवा। दोनों की संरचनाओं को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। पहले हम पढ़ चुके हैं दोनों संरचनाओं को। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से अनुकूलित होता है कि वो गमन कर सके, उसमें मोटिलिटी हो। स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आकार छोटा होता है, लेकिन उनमें गमन पाया जाता है। उसी के साथ अगर हम ओवा की बात कर रहे हैं, ओवा में आकार बड़ा होगा, संख्या छोटी होगी, लेकिन उनमें मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी। ऐसा कैसे होता है, ये प्रोसेस में देखा था कि oogenesis के लास्ट में हमने देखा था कि केवल एक ओवा प्रोडक्शन होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो उसमें 4 स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो महत्व होता है वो होता है युग्मकों का। फर्टिलाइजेशन के सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे स्पर्म और ओवा दोनों युग्मक साथ में प्रेजेंट हों। बात करें कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन संपन्न कहाँ पे होता है, कौन सी साइट होती है, तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, मैं उसे आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये ओवरी है, ये वाला पोर्शन ओवरी देगा फिमरी के थ्रू ऊपर की ओर, जहाँ पे उसको स्पर्म का एनकाउंटर होगा। ये हम देख सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे स्पर्म और ओवा दोनों प्रेजेंट हैं। दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल होगी। उस जाइगोट में आगे क्लीवेज स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्लीवेज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 स्टेज आते आते ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है। इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आने के बाद यह अंदर की ओर मूव करता है और जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये वाला पोर्शन यूट्रस का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम में बहुत ही आसानी से हम ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई है। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ओवा के अंदर जितने भी स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं उनमें से केवल एक स्पर्म ही ओवा के अंदर एंटर करेगा, बाकी के स्पर्म बाहर ही रह जाते हैं। और ये स्टेज दिखाई गई है इम्प्लांटेशन की। जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है तो ये अवस्था यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट हो जाती है और वहाँ से एक फिंगर लाइक प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं जो कि प्लासेंटा बनने में हेल्प करते हैं। अब आगे चलते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स क्या होंगे, निषेचन से पहले की अवस्थाएं क्या होंगी, कैसे कुछ ऐसे जो चीज़ें होनी है वो क्या होंगी। At the ovulation, the cervical mucus increases in amount and becomes less thick
allow easier sperm transport। फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे ही ओवुलेशन होता है, जैसे ही अंडाणु मुक्त होता है, वहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल होता है गर्भाशय का ग्रीवा वाला भाग, उसका जो म्यूकस होता है वो अमाउंट में बढ़ जाता है और लेस थिक हो जाता है, जिससे कि स्पर्म अगर वहाँ पे आते हैं तो वो आसानी से मूव कर सकें आगे की तरफ। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है, पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूटरस एंड ओविडक्ट अकर्स मेनली ड्यू टू मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। उसी के साथ में मस्कुलर कंट्रैक्शंस भी होते हैं जो कि स्पर्म को ऊपर की ओर धकेलें, आगे की ओर ड्रैग करें, खींचें उनको। oocyte के साथ क्या होता है, द एंड ऑफ द ओविडक्ट सम ऑफ come into close contact with ovary during ovulation. Fimbriae of oviduct ends sweep the ovulated ovum into the oviduct. Peristatic waves of oviduct musculature bring the ovum into ampulla of the oviduct. ये सारी चीज़ें उनको अंदर की ओर ले जाती हैं। उनको ओवा जैसे ही मुक्त होगा तो उस फिम्बरी जो होती हैं वो उस ओवा को अंदर की ओर ले जाएंगे। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के थ्रू आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन के फॉर्म में मैं बताऊं तो नर व मादा युग्मकों के संयोजन एवं स्पर्म तथा ओवा के प्रोन्यूक्लियाई के फ्यूजन, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। नर व मादा युग्मकों का मिलना तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में भी होता है जो के फलस्वरूप एक डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है, एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है। मेल और फीमेल गैमिट का संयोजन सिंगेमी कहेंगे हम उसे, तथा इनका जो कोशिका द्रव्य आपस में मिलेगा उसे प्लाज्मोगेमी कहेंगे, तथा इनके पूर्व केंद्रक प्रोन्यूक्लियाई को जो फ्यूजन होगा उसे कैरियोगेमी कहेंगे, तथा इनके गुणसूत्रों के मिलने को हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे। इस तरह फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो टर्म्स है मैं वो आपको सामने रख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस, ये फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड टर्म है। फर्टिलाइजेशन के जो प्रकारों में हम देखें तो दो प्रकार से हम देख सकते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होगा। ज़्यादातर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच सकें। यदि निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है तो जिसमें जल जो होता है वो तरल माध्यम की तरह कार्य करता है। यदि निषेचन शरीर के भीतर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे, जिसमें दैहिक तरल माध्यम की तरह कार्य करेंगे। जो जितने भी जलीय जीव हैं जैसे पाइसेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें सभी में जो निषेचन पाया जाता है वो बाह्य प्रकार का होता है। विकसित जीवों में जो युग्मक होते हैं उनके मिलने को सुनिश्चित करने के लिए निषेचन आंतरिक रूप से पाया जाता है। युग्मकों का जीवन काल बहुत छोटा होता है, अतः निषेचन के लिए यह आवश्यक है कि नर व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप विसर्जित किए जाएं, जिससे कि उनका फ्यूजन संभव हो सके, अन्यथा युग्मक मर जाएंगे और निषेचन नहीं होगा पाएगा। जैसे कि मछलियां हैं, निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं से अधिक होनी चाहिए। हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की सारी प्रोसेस में शुक्राणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, अंडाणुओं की संख्या कम होती है। तो शुक्राणुओं की संख्या सुनिश्चित करती है कि कोई तो कोई शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अतः निषेचन में अंडे का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और संख्या कैसी होती है, कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन दो प्रकार से होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन समुद्र में भी हो सकता है, स्वच्छ जल में भी हो सकता है। समुद्र और स्वच्छ जल बाह्य वातावरण के हिसाब से जंतुओं में और उनके युग्मकों में अलग अलग तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। ये थे निषेचन से पूर्व की घटनाएं, निषेचन से पूर्व की अवस्थाएं जो निषेचन के लिए आवश्यक होती हैं, उनके बारे में हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हम 5 बिंदुओं के अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कीमो एट्रैक्शन, देन रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप्स, पैसेज थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवेलप्स, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोन्यूक्लियाई। इन पांचों को डिटेल में हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन से पहले शुक्राणु व अंडाणुओं को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे कि दोनों युग्मक आपस में मिल सकें। धन्यवाद।